नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नम्रता बुलदेव श्री राम शिक्षा महाविद्यालय से आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले मैंने सबसे पहला प्रैक्टिकल पर यानी चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षार्थियों के बीएड के प्रशिक्षार्थियों के साइकोमेट्रिक असेसमेंट पर मैंने अपना एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सामान्य तौर पर जो बीएड में 5 प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए या उसको कैसे लिखा जाए, इन सब चीज़ों पर फोकस करते हुए एक जनरल प्रैक्टिकल प्रायोगिक कार्य पर एक अपना वीडियो डाला था। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं 5 प्रैक्टिकल में से एक कंपलसरी प्रैक्टिकल जो आपका है वो लेकर उपस्थित हुई हूँ, अभिक्षमता। आप इसके पहले मेरे 2 वीडियो और देख चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हुआ था। अगर आप उसको हेडफोन या ईयरफोन लगा करके सुनते हैं तो निश्चित ही आपको उससे फायदा होगा। आप ज़रूर देखिएगा। आज हम चलिए आज की बात करते हैं। आज मैं प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आपके लिए अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता ये आपका कंपलसरी प्रैक्टिकल है। ऐसे इसके अंतर्गत हम एसएटीबी को समझेंगे। एसएटीबी का फुल फॉर्म है साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, मतलब वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण माला। माला बैटरी है ये प्रपत्र के द्वारा करवाया जाता है। आपको इसमें प्रपत्र भरवाया जाता है और ये बैटरी है। मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि परीक्षण और बैटरी में क्या अंतर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षण एक एक परीक्षण होता है और बैटरी के अंतर्गत कई परीक्षण, एक से अधिक परीक्षणों की श्रृंखला होती है, माला। इसीलिए इसे बैटरी या माला कहा जाता है, टेस्ट बैटरी। इसे आपको पता होना चाहिए। इसमें हम अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत अभिक्षमता की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में जब शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में या अपने विद्यार्थियों में क्या उनमें योग्यता है या क्या क्षमता है उनमें, उनकी अभिक्षमता को जानने के लिए उन्हें इस टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इस परीक्षण को कर लेना अच्छा होता है। इसके द्वारा हम बच्चों की आगे भविष्य में होने वाली वो क्या बन सकते हैं या क्या उनमें गुण है, क्या उनमें महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सबको हम समाहित कर सकते हैं ताकि वो हमें बच्चों की क्षमताओं का पता चल सके, जिससे हम उनको निर्देशित कर सकते हैं, जिससे हम उनमें सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। उनको और अधिक प्रशिक्षण या अभ्यास दे करके हम उनमें पारंगतता या दक्षता ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें अभिक्षमता परीक्षण कर लेना चाहिए, किए जाते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिक्षमता का एक विशेष महत्व होता है। चलिए इस परीक्षण को हम समझते हैं। आज हम इसी के बारे में समझेंगे। अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत या किसी भी परीक्षण को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ बिंदुओं के आधार पर हमें काम करना होता है। यहाँ मैंने रूपरेखा स्वरूप एक एग्जाम्पल स्वरूप आपको बताया है, छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं जिसके आधार पर आप अपने प्रायोगिक कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत हमको, या भूमिका जिसे कहा जाता है, भूमिका के अंतर्गत हम उन भूमिकाओं को बनाते हैं जिसके लिए हमको प्रयोग करना होता है। जैसे अभिक्षमता के अंतर्गत हम अभिक्षमता के बारे में क्यों जानना है, किस लिए हमें ये कार्य करने की आवश्यकता पड़ रही है या ये क्यों जरूरी है, इन किन बच्चों के ऊपर इसका प्रयोग किया जाएगा, उसका उसका हम क्या उम्मीद क्या अपेक्षा कर रहे हैं उससे, ये सारी चीजें प्रस्तावना के अंतर्गत आती हैं। यहाँ अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है। अभिक्षमता और क्षमता में अंतर होता है। क्षमता जो होती है वो वर्तमान में करने योग्य, जो जो करने का गुण या करने की विशेषता होती है या किया जाता है, उसमें जो करने की क्षमता होती है उसे हम क्षमता कहते हैं। उसे हम तुरंत इमीडिएट काम करने की, वर्तमान में काम करने की दक्षता को देखते हैं।
लेकिन अभिक्षमता जो होती है ये भविष्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसका प्रयोग हम भविष्य के लिए करते हैं। अर्थात भविष्य में बच्चे हम जिस पर प्रयोग कर रहे हैं, जो बालक पर प्रयोग कर रहे हैं, जिस विद्यार्थी पर प्रयोग कर रहे हैं, वो भविष्य में कैसे करेगा या उसकी क्या क्षमता हो सकती है जिनको हम बढ़ा सकते हैं, उसके कुछ गुण हमें देखने को मिलते हैं और फिर इनको हम और निखार ला करके आगे बढ़ा सकते हैं या आगे उसको विकसित कर सकते हैं। इसलिए हमको अभिक्षमता और क्षमता का अंतर पता होना चाहिए। तो चलिए, अब हमारा प्रयोग के बारे में हम जब पूरा बना लेते हैं, एक प्रस्तावना तैयार कर लेते हैं या एक प्रयोग के विषय में थोड़ी सी जानकारियों को जब हम एकत्रित कर लेते हैं या उसको अपने कार्य को जस्टिफाई करने के लिए जिस जिस भी तरीके की बातें या चीज़ों को हम प्रदर्शित करते हैं वो भूमिका के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत हम उन चीजों को लेते हैं, किस पर्पस, किस उद्देश्य से प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो हम क्या क्यों करना चाह रहे हैं। विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिक्षमता ज्ञात करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य होगा। फिर परिचय। अब परिचय के अंतर्गत हमको प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता, मतलब जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं और जो प्रयोग कर रहा है, वो दोनों की पूरी जानकारी, उनका नाम, उनकी कक्षा, उनकी आयु, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके किस जगह किस स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय का नाम, उनका ये सारा विवरण इसके अंतर्गत होता है। और प्रयोगकर्ता का भी विवरण होता है, प्रयोगकर्ता कहाँ का है, कौन है, कहाँ का शिक्षक है, किस स्कूल का है, वो सारी जानकारी, उसकी आयु कितनी है, वो सारी जानकारी हम इसके अंतर्गत रखते हैं। प्रयोगकर्ता के लिए ये आवश्यक होती है और ये गोपनीय गुप्त रखी जाती है या ये किसी के सामने बताई नहीं जाती। अब देखिए, इसके बाद आता है ध्यान देने योग्य बिंदु है ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये जो परीक्षण हम कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जो अभिक्षमता जो हमारा वर्ड है, शब्द है, अभिक्षमता जो हमारा चर है या अभिक्षमता जो हमारा विषय है, उस विषय के बारे में, इस परीक्षण को किसने बनाया, कब इसका प्रयोग किया गया, पहली बार कब हुआ, इसको कब से ये चल रहा है, इसका क्या महत्व है, किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है, किस तरीके से, ये सारे सैद्धांतिक बिंदुओं को या किस उद्देश्य या पर्पस से इसको किया जा रहा है, वो सारा कुछ लिखा जाता है और इसके अंतर्गत विवरण भी लिखा जाता है। तो विवरण के अंतर्गत ये सारी, इस अभिक्षमता जो है, हमारा अभिक्षमता जो विषय है, उस विषय से संबंधित, उस चर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां, जैसे उस वो अभिक्षमता क्या है, फिर अभिक्षमता की विशेषता क्या है, अवधारणा क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं, ये सब हम जैसे यहाँ दे रहे हैं हमने अभिक्षमता की धारणा। अब अभिक्षमता की जो अवधारणा होती है, इसके अंतर्गत ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे दक्षता, प्रज्ञा और प्रतिमा। दक्षता मतलब उसमें जो कैपेबिलिटी है या करने की क्षमता जो है, वो कार्य को करके किस किस हद तक कार्य को परिपक्वता के साथ या दक्षता के साथ, कुशलता के साथ करता है, वह दक्षता का होना ये इसके अंतर्गत देखा जाता है या होना आवश्यक होता है। फिर प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी हमारा संज्ञान, हमारे अंदर का ज्ञान, वो प्रज्ञा, हमारे अंदर की जो सीखने की जो होती है या किसी चीज को के प्रति जो बुद्धि होती है हमारी एक तरीके से, या हमारे जो ज्ञान होता है, वही प्रज्ञा कहलाती है। और तीसरी अवधारणा के अंतर्गत तीसरा बिंदु होता है प्रतिमान। प्रतिमा, प्रतिमा हर चीज की एक, जब हम ये वैचारिक प्रक्रिया होती है, इसमें हर चीज की एक इमेज या एक हम अपने अंदर एक दृष्टिकोण पैदा करते हैं या अपने अंदर एक किसी चीज की महत्व या उसकी एक प्रतिमा बनाते हैं और उसके आधार पर जब ये चीजें हम में आती हैं, तभी हमारी अभिक्षमता को हम ठीक तरीके से इन तीनों की सहायता से ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर अभिक्षमता के घटक। अब इसके अगर हम इसको लेते हैं घटक, तो इसमें बुद्धि है, रुचि है, व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट गुण होता है। मतलब जैसे अगर हम अभिक्षमता की बात करें, तो ये घटक होना, सबसे पहले तो बुद्धि का होना बहुत जरूरी होता है। बुद्धि मतलब हमें जो ज्ञान है या हमें जो समझ है या हमें जो सीखने की प्रवृत्ति है, हमें कंसेप्ट को समझने की, किसी चीज के संप्रत्यय को समझने की एक हमें क्षमता होती है, बुद्धि कहलाती है।
फिर वो बुद्धि के साथ साथ रुचि का भी होना बहुत जरूरी है। केवल बुद्धि है, शार्प माइंडेड है, ठीक है, लेकिन अगर उसका वो शार्प माइंडेड बच्चे का अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं हो जाता, वो कार्य को करने के लिए आगे प्रेरित ही नहीं होगा, बढ़ेगा ही नहीं। और फिर जैसे और उसमें क्या होना चाहिए कि व्यवसाय से संबंधित, मतलब जिस कार्य क्षेत्र में कार्य करने में रुचि है, उसका एक विशिष्ट, हर एक का विशिष्ट गुण होता है। आपने देखा होगा कि एक संगीत के क्षेत्र में अगर हम देखें तो छोटे बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा बहुत छोटी उम्र से ही ताल को समझने लगता है या ताल देने लगता है, या खूब वो उसके साथ साथ नाचता है या कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, तो हम बोलते हैं कि ये बच्चा संगीत में बहुत आगे जाएगा। तो हम ये किस से उसके उन छोटे छोटे जो वर्तमान जो उसकी क्षमताएं दिखती हैं, उसके गुण दिखते हैं, उसके धर्म उसमें दिखाई देते हैं, गुण धर्म, उसके आधार पे हम भविष्य की बात करते हैं कि ये तो बहुत अच्छा तबला बजाएगा या बहुत अच्छा म्यूजिक करेगा या बहुत अच्छा जो ऊँट के पाँव पालने में वैसी वाली बात हो जाती है। तो व्यवसाय विशिष्ट गुण उनमें पाए दिखने लगते हैं शुरू से ही, तो ये अभिक्षमता के घटक कहलाते हैं। ये घटक उसमें पाए जाते हैं। अब जैसे विशेषताएं हैं, तो अब अक्सर जितनी भी प्रयोग करेंगे, आप यहाँ अभी क्षमता की बात हो रही है, इसके अलावा दूसरे भी कोई प्रयोग करेंगे तो उसमें भी ये सारे बिंदु आपको उस विषय वस्तु से संबंधित लिखने पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ विशेषता, तो विशेषता में जैसे इसके अंतर्गत अभिक्षमता में बताया गया है कि बिंघम जो है उन्होंने 5 प्रकार की विशेषताएं बताई, लेकिन इसमें से 3 का हमने यहाँ पे लिया है कि एक व्यक्ति में एक से अधिक क्षमताएं भी हो सकती हैं, और एक क्षमता दूसरी एक क्षमता अधिक हो सकती है, दूसरी क्षमता कम भी हो सकती है। तो इनके जो है वो समान मात्रा में हो ऐसा जरूरी नहीं है, और कभी कभी दो से एक से अधिक भी होती हैं जो उसमें पाई जाती हैं, और वो कोई कम कोई ज्यादा हो सकती हैं। फिर भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अभिक्षमताओं में अंतर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अलग अलग व्यक्तियों की क्षमता अलग होती है। एक व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है उसमें जो क्षमता दिखाई देती है, अभिक्षमता उसमें दिखाई देती है, वो दूसरे बालक में दिखाई दे जरूरी नहीं है। और अगर उसकी उम्र के अनुसार अगर बच्चों में रुचि परिवर्तन होता है, तो अगर उसकी रुचि बदल जाती है या अगर उसको उद्देश्य बदल जाता है कार्य करने का, तो उसकी क्षमता भी बदलते जाती है, अभिक्षमताओं में भी परिवर्तन आते जाता है। और फिर व्यक्ति की अभिक्षमताएं स्थिर नहीं होती। बनी ये बात एकदम सही है कि अभिक्षमताएं जो होती हैं ये हमेशा परिवर्तित होते रहती हैं, जैसे जैसे हमारी रुचि बदलती है, परिस्थिति बदलती है, या बच्चे को जो चीजें आसपास में दिखाई देती है, आसपास में परिवेश में परिवर्तन होता है, तो उसकी अभिक्षमताओं में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये विशेषताएं हुई। अब प्रकार की बात कर लेते हैं। अभिक्षमता परीक्षण के प्रकार, तो अभिक्षमता परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, जिसमें भेदक अभिक्षमता परीक्षण और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। अब ये भेदक अभिक्षमता परीक्षण जो होते हैं, ये भेद करते हैं, या अंतर भी बोल सकते हैं आप, या एक से अधिक गुणों को एक साथ देखने का, एक से अधिक आयामों को एक साथ परखने वाले परीक्षण इसके अंतर्गत होते हैं। जैसे दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित। तो श्रवण बाधित की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो श्रवण बाधित के अंतर्गत कुछ ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते, तो वो बोल भी नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। तो ऐसे इसमें कई प्रकार हो सकते हैं। तो हम एक साथ एक ही परीक्षण के अंतर्गत हम बहुत सारे चीजों आयामों को ले सकते हैं। जैसे यांत्रिकी योग्यता है या लिपि की योग्यता, लिपि का अलग अलग कार्य होते हैं, तो इनके इसके अंतर्गत कई आयामों को हम एक साथ ले सकते हैं। इसमें ज्यादातर बैटरी जो होती है, बैटरीज इसी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम एक से अधिक क्षमताओं को या उनके बीच में भेद कर सकते हैं, उनके बीच में अंतर भी देख सकते हैं। इस तरीके के परीक्षणों को इसके अंतर्गत अंतर्गत लिया जाता है। अब है विशिष्ट परीक्षण। विशिष्ट परीक्षण के अंतर्गत, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत विशेष चीजों के, विशेष जैसे कला या संगीत या कानून या अध्यापन, ऐसे कुछ विशेष प्रकार के परीक्षण इसके अंतर्गत किए जाते हैं, जिसमें विशेष गुणों का को परखा जाता है। अब हमारा इसमें मुख्य प्रायोगिक कार्य जो प्रारंभ होता है, जो हम प्रयोग करते हैं, उसके अंतर्गत ये बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। समस्या, सबसे पहला इसका बिंदु होता है समस्या। समस्या के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं, तो समस्या जो हमारी प्रॉब्लम होती है, मेरा इसके पहले का जो वीडियो है वो प्रॉब्लम पर ही है,
जो प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत उसको समस्या को लिया जाता है और मैंने रिसर्च की समस्या के ऊपर वीडियो बनाया है। तो समस्या क्या होती है? समस्या एक महत्वपूर्ण बात होती है जिसके आधार पे हमको ये प्रायोगिक कार्य करना होता है। तो इस यहाँ पर हम अगर अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत हम लेते हैं तो हम किसकी बात करते हैं कि अभिक्षमता परीक्षण माला के द्वारा प्रायोज्य के विभिन्न आयामों को ज्ञात करना। तो ये हमारी समस्या, हमारे लिए समस्या हो गई कि हम विभिन्न आयामों को ज्ञात करते हैं या क्या विभिन्न आयामों में बच्चा बच्चे का सभी आयाम उसके अच्छे हैं या किसी एक क्षेत्र में उसका क्या कैसा उसका परफॉर्मेंस रहेगा, ये सारी हमें इस समस्या के अंतर्गत हम जानेंगे। फिर है परिकल्पना। परिकल्पना क्या होती है? समस्या पर आधारित एक परिकल्पना या एक हम एजम्पशन लेकर के चलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, या हम आगे कार्य को बढ़ाने के लिए एक काल्पनिक एक वो लेकर चलते हैं, ध्येय लेकर चलते हैं या और उसी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो परिकल्पना के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे कि प्रायोज्य में उच्च वैज्ञानिक अभिक्षमता पाई जाएगी, ये हम लेकर चल रहे हैं। अब ये इस पर कार्य करेंगे आगे जाकर के। फिर अगला हमारा होता है यंत्र एवं उपकरण। यंत्र एवं उपकरण, हम यंत्र इसके अंतर्गत करेंगे, एसएटीबी का प्रपत्र प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे कि वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण माला का प्रपत्र का उपकरण के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। फिर इसके अंतर्गत हम इस परिकल्पना के अंतर्गत हम चर कौन कौन से ले रहे हैं, इस प्रयोग के अंतर्गत हम चर कौन कौन से ले रहे हैं? चर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जो वेरी करते हैं, जो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वतंत्र और एक होता है आश्रित। स्वतंत्र चर क्या होगा? स्वतंत्र चर स्वतंत्र होते हैं। तो हमारे प्रयोग के अंतर्गत जो एसएटीबी के अंतर्गत जो बिंदुओं का हम परीक्षण करने वाले हैं, वो परीक्षण माला के अंतर्गत जितने भी हम आयामों को लेंगे, उन आयामों का जो है वो हमारे स्वतंत्र चर होंगे। और जो हमारा जो अ, उन बच्चों के द्वारा हल करने पर जो प्राप्तांक प्राप्त होंगे या उनके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होंगे, वो हमारे आश्रित चर होंगे क्योंकि वो परिवर्तित होंगे, वो हर एक में हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये चरों के बारे में लिखेंगे। फिर है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें प्रयोग करेंगे, जैसे हम कागज पेन ये सब तो करेंगे ही, स्टॉप वॉच लेंगे, फिर इसके साथ में हम प्रपत्र लेंगे, एसएटीबी प्रपत्र लेंगे, एसएटीबी की उत्तर माला लेंगे, फिर एसएटीबी का मैनुअल की का या नियमावली का उपयोग हम इसके अंतर्गत करेंगे। अब इसके अंतर्गत जो नियंत्रण एवं सावधानियां जिसमें हम प्रयोग में क्या क्या नियंत्रण करके रखेंगे, मतलब परिस्थितियों को देखना और व्यवस्थित वातावरण तैयार करना, प्रपत्र की तैयारी करना, उसके पहले सारी सावधानियां रखना कि बच्चों को निर्देश देने हैं वो पहले से हम तैयार करके रखेंगे। फिर उनके लिए प्रायोज्य के लिए हम किन किन बातों को हमको उनके सामने रखना है, सारी तैयारी करके रखने के बाद ही हम आगे कार्य करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डबल बार छप गया है, आप लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अब हम बात करेंगे निर्देश की। निर्देश जो होते हैं वो बच्चों को देने के लिए होते हैं। निर्देश के अंतर्गत ही हम निर्देश के अंतर्गत ही हम सभी प्रकार की प्रयोग से संबंधित जानकारी देते हैं कि आपको ये सारे प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। फिर ये जो प्रयोग किया जा रहा है, आपके ऊपर परीक्षण किया जा रहा है, इस परीक्षण के अंतर्गत 4 आयाम है। ये जो हमारा एसएटीबी परीक्षण है, इसके अंतर्गत 4 आयामों का समावेश किया गया है, जैसे तार्किक क्षमता हुई, अंकगणितीय क्षमता हुई, या फिर इनकी तीसरा जो परीक्षण है वो आपका उनके वैज्ञानिक शब्दावली से संबंधित है, वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित, ऐसे 4 आयामों पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इनके द्वारा आपकी क्षमता देखी जाएगी, ये सब हमको निर्देश देने होंगे। फिर आपको समय समय इसमें हर एक 4 परीक्षण है, तो चारों परीक्षण के दौरान जो हम उनको समय निर्धारित है, तो हर एक इसके बीच में आपको 5 मिनट का गैप दिया जाएगा, समय सीमा में ही आपको प्रश्नों को हल करना, ऐसे निर्देश हम देंगे। मैं इसको आपको दिखाऊंगी आगे जा करके कि निर्देश के अंतर्गत किस तरीके से हम
कौन किस किस प्रकार के निर्देश हम लिखेंगे इसके अंतर्गत। अब फिर है आपका प्रशासन और ऑब्जर्वेशन जो है प्रेक्षण की विधि। तो प्रशासन हम कैसे करेंगे, कितना समय देंगे, कैसे बैठाएंगे उनको, कैसा वातावरण देंगे, प्रशासन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई जाती है। उसके बाद में हम सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं। बच्चों द्वारा भरे गए प्रपत्र की उत्तर पुस्तिका को हम लेंगे, उस उत्तर पुस्तिका को मैनुअल में देख करके उसको आंसर को चेक करेंगे और फिर उसका उससे जो तालिका से जो अंक प्राप्त होंगे उनका सांख्यिकी विश्लेषण, ये भी मैं आपको जब मैनुअल बताऊंगी तब मैं आपको इसके बारे में वर्णन आपको करके बताऊंगी, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। फिर उसके बाद हम जो हमको सांख्यिकी विश्लेषण के बाद जो परिणाम प्राप्त होंगे वो परिणाम यहाँ लेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर फिर हम देखेंगे कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हम बच्चों को किस तरीके का सलाह दे सकते हैं, उनमें क्या सुधार कर सकते हैं, उनको कैसा और प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उनमें सुधार कार्य क्या किया जा सकता है, वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम। कितनी उनको ज़रूरत है किस चीज़ की वो हम निर्धारित करते हैं। इस चीज़ का शैक्षिक महत्व भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि जो अभिक्षमता परीक्षण जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे बच्चे अगर एक क्लास से एक प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चे जब हाई स्कूल में जाते हैं और उसमें जाने के बाद उनको जब हाई स्कूल से फिर वो 10वीं से 11वीं में जाते हैं तो उनको विषय चयन करना होता है, तो उस समय हमको इस परीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। या बच्चों में कोई समस्या कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो उस समय हमको अभिक्षमता परीक्षण को कर लेना चाहिए, या उनको कोई व्यावसायिक हमको प्रशिक्षण देना है उससे संबंधित हमको पहले से उनकी अभिक्षमताओं को परख लेना चाहिए, ऐसे हम उसका शैक्षिक महत्व है। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक बुकलेट है। ये बुकलेट जो है आपको क्वेश्चन आयर है, क्वेश्चन पेपर है जो एसएटीबी की है, जो डॉक्टर के अग्रवाल के द्वारा है प्रस्तुत की गई है। हिंदी का है ये वर्जन। इसमें देखिए देखिए पहला भाग है, पहले भाग में तर्क परीक्षण है, ये 25 मिनट का होगा। अब इसमें खंड अ और खंड ब दो हैं और इसमें प्रश्नों की श्रृंखला है, इनको बच्चों से हल करवाएंगे। इसके बाद 5 मिनट का हम गैप देके दूसरा परीक्षण है, दूसरा परीक्षण है अंकगणितीय परीक्षण, ये 30 मिनट का है। फिर इसके अंतर्गत भी अ हो गया और ये ब श्रृंखला हो गई। अब अ ब के बाद में हम तीसरे परीक्षण पे आएंगे। फिर इनको 5 मिनट का गैप देके विज्ञान का परीक्षण, विज्ञान सूचना परीक्षण करेंगे, 20 मिनट के है, इसमें भी अ और ब खंड है। और फिर अगला जो हमारा है इसमें भी अ और ब खंड है। तो अब हमें ये 15 मिनट का है चौथा। इसके बाद हमारा प्रपत्र पूरा हो जाएगा, हल करवा लेंगे हम बच्चों से। और इसको ये जो प्रपत्र हम हल करवाएंगे ये किस में करवाएंगे, ये आंसर शीट है। ये आंसर शीट में उनसे पहले से पूरी जानकारी हम इसमें भरवा लेंगे, नाम, आयु, लिंग, कक्षा, विषय, ये सारी जानकारी भरवाने के बाद देखिए इसमें पहले भाग में अ और ब खंड का जो भरना है, दूसरे भाग के लिए उत्तर पुस्तिका, तीसरे भाग, चौथा भाग, चारों भाग की होने के बाद ये काम हमारे लिए है। ये प्रयोगकर्ता जो है वो भरेगा। चेक करने के बाद इसकी आंसर शीट मैनुअल में दी हुई रहती है, हम उसके आधार पे इसको चेक करते हैं, जांच करते हैं इसकी और फिर उनके अंकों को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये रॉ स्कोर जो है आपका, ये रॉ स्कोर जो है, ये रॉ स्कोर आपका क्या है, जो आपको जो इसमें प्राप्तांक प्राप्त होंगे बच्चों को, एक्चुअल जो मार्क्स प्राप्त होंगे पहले भाग, दूसरे भाग, तीसरे भाग, चौथे भाग में, ये आपका रॉ, ये हम सब टेबल और उससे बाहर से उधर से निकाल के लेके आएंगे। मैं मैनुअल आपको दिखाती हूँ उसमें बताऊंगी। और फिर यहाँ पर जो है ये कंप्लीट बैटरी का सारा स्कोर हम इसके अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, अब चले हम, अब हम ये मैनुअल देखिए। मैनुअल देखना हर एक विद्यार्थी को, प्रशिक्षार्थी को आना बहुत ज़रूरी है। मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चों को मैनुअल देखना, स्टूडेंट्स को मैनुअल देखना कई बार नहीं आता है कुछ बच्चों को। तो आज चलिए अब इसको भी देख लीजिए। मैनुअल के अंतर्गत वो सारी जानकारियां होती हैं जो एक प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग में करता है। देखिए मैंने आपको बताया था यही सब निर्देश हमको देने होते हैं कि इस परीक्षण, ये बैटरी है, इस बैटरी के अंतर्गत जो है कई से 4 सब टेस्ट दिए गए हैं। इसके अंतर्गत उप परीक्षण है, ये उप परीक्षण तर्क परीक्षण है, अंकगणितीय परीक्षण है, विज्ञान परीक्षण है और विज्ञान शब्दकोश है।
इन सूचना सॉरी विज्ञान सूचना परीक्षण है और विज्ञान शब्दकोश परीक्षण है। ये सारे चारों आयामों को हम इसके अंतर्गत परखेंगे। अब इनके बारे में विस्तृत में वर्णन दिया हुआ है, फिर इनकी सैंपलिंग कैसे ली गई है, कैसे प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रशासन करने के लिए देखो टाइम दिया हुआ है कि एक एक परीक्षण के जो है हर एक परीक्षण के लिए एक निर्धारित समय किया गया, रखा गया है। फिर इसमें आइटम्स की संख्या बताई गई है, ए सेक्शन में कितने और बी सेक्शन में कितने, और फिर टोटल। तो हमारे पास टोटल 210 प्रश्नों की श्रृंखला है, क्वेश्चन आयर है, और इसके अंतर्गत इतने इतने क्वेश्चन एक एक भाग में हैं। अब इनके इसके नीचे इसकी स्कोरिंग दी हुई है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि आपको अगर करेक्ट है तो आप करेक्ट है अगर आंसर तो 1 नंबर, और रॉन्ग है तो 0 नंबर देंगे। और मैक्सिमम मार्क्स जो उनको मिलेंगे वो 210। हमको सब कुछ मैनुअल में मिल जाता है। हमको मैनुअल इसीलिए हमेशा हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। अब देखिए, अब ये पहला वाला भाग, पहले वाले भाग की आंसर शीट है और बहुत सेक्शन में बटी हुई। ये देखिए इसमें पूरे उत्तर दिए हुए हैं, फिर ये दूसरे भाग के उत्तर पुस्तिक उत्तर है, फिर तीसरे भाग के उत्तर हैं, और फिर ये चौथे भाग के उत्तर। ये उत्तर के आधार पर हम इनकी क्वेश्चन आयर को चेक करेंगे और उसके आधार पर उनकी अंकन करेंगे जो हमने स्कोरिंग देखी है। अब इसके बाद में ये प्रयोग की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है, ये दी हुई है इसके अंतर्गत। हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है ये चीज, ये चीज मतलब इसके अंतर्गत हमको रॉ स्कोर को वेटेज स्कोर में बदलना होता है। वेटेज मतलब हर एक जो ये परीक्षण है, 4 प्रकार के जो परीक्षण हम कर रहे हैं इस बैटरी के अंतर्गत, तो ये चारों प्रकार के परीक्षणों का एक वेटेज बनाए, और ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसका वेटेज स्कोर ज्ञात करेंगे। इस वेटेज स्कोर के अंतर्गत देखिए पहला वाला भाग S1, S2, S3, S4, मतलब ये पहला परीक्षण, दूसरा परीक्षण, तीसरा परीक्षण, चौथा परीक्षण। और इसमें देखिए पहले परीक्षण में 1.33 से इंटू करेंगे, फिर 1 से 2 से 3 से, ऐसे हम इसको करेंगे। ये फॉर्मूला हमको याद करना है, ध्यान रखना है। इस में इन्होंने ये नॉर्म्स बनाए हैं, इन्होंने ये नियम बनाया है नियमावली के अंतर्गत। अब देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि अगर आपके स्टूडेंट को ऐसे मार्क्स मिले हैं, रीजनिंग में इतना मिला, इसमें सभी के मार्क्स इसमें दिए हुए हैं, इन मार्क्स को, ये एक्स है, ये सारे हमारे x1, x2, x3, x4। अब देखिए x1 को इंटू करेंगे 1.3 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1, ये सारे मार्क्स को हम 1, 2, 3 जैसा हमने सूत्र में रखा मान, और इसको हमने सॉल्व किया, हल किया, तो अब हमारे पास आ गया अप्रॉक्स 178। 178 हमको टोटल मार्क्स, ये हुआ हमारा वेटेज स्कोर। ये था हमारा रॉ स्कोर, ये हुआ हमारा वेटेज स्कोर। अब ये वेटेज स्कोर जो है, वेटेज स्कोर को हम क्या करेंगे, इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटाइल में। हमने वहां पर स्क्रीन पे देखा था पिछले बार में, मैं आपको दिखा दूं, उत्तर पुस्तिका में जो हमने देखा था उसमें हमने, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा था रॉ स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, स्टेनिन स्कोर और जेड स्कोर। तो यही चीज हम निकाल रहे हैं, अभी इंडिविजुअल का निकाल रहे हैं, फिर हम बैटरी का निकालेंगे पूरे कंप्लीट। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये देखिए अब ये हमारा, ये इसमें 178 को हम याद रखेंगे, ये वेटेड स्कोर है। अब इस वेटेड स्कोर को, ये हमारा बैटरी का निकला है क्योंकि हमने यहाँ पे चारों परीक्षणों को जोड़ा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं बैटरी पे। ये देखिए ये बैटरी का, ये देखिए यहाँ पे वेटेड स्कोर दिया है। वेटेड स्कोर के हमारा आया था 178, जो हमारा आएगा 179 के अंतर्गत, क्योंकि 170 से बड़ा है और 179 से छोटा है, तो हमारा इसके अंतर्गत। ये देखिए P40, तो हमको जो बता रहा था वो P40 यही है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए परसेंटाइल जो है 40th परसेंटाइल है इसका। और इसी तरीके से ये 4th स्टेनिन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देख लीजिए इसको। अब देखिए हम ये तो देख लिया हमने परसेंटाइल। अब परसेंटाइल के बाद में हम देखेंगे इसका स्टेनिन स्क्वायर। स्टेनिन जो मार्क्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, स्टेनिन जो नंबर होता है इसका, इसको हम देखने के लिए हमारा जो कितना आया था, वेटेड स्कोर कितना था 178। तो 178 हमारा इसके अंतर्गत आएगा 156 के बाद, और इसमें तो ये आएगा हमारा 4 स्टेनिन स्कोर हो गया, हमारा 4 हुआ। और हमारे इसका ग्रेड कितना हुआ,
एवरेज हुआ, एवरेज के अंतर्गत आ रहा है ये। ऐसे हम टेबल में इसको देख लेते हैं। जेड स्कोर भी है यहाँ पर, देखिए जेड स्कोर, ये स्टैन जो हमारा स्टेनिन स्कोर, ये वेटेड स्कोर आया है, वेटेड स्कोर हमारा आया था 178, तो 178 हमारा इसके अंतर्गत आएगा, 180 के पास पास आएगा, और क्योंकि 175 से बड़ा है और इससे कम है तो हमारा आएगा -1.9। ये हमारा जो है ये स्कोर यहाँ पे आ गया, जेड स्कोर में हम इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। इसके अलावा ये जो बीच में दिखाए गए हैं ये सब आपके इंडिविजुअल जो टेस्ट हैं। जैसे हम एक साथ हमने बैटरी का समझा, लेकिन यहाँ पर जो एक और टेबल दिया हुआ है जिसमें परसेंटाइल हम अलग अलग का भी देख सकते हैं, रीजनिंग का देख सकते हैं, न्यूमरल एबिलिटी का देख सकते हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का देख सकते हैं, और फिर उसकी वोकेबुलरी, शब्दावली का। जो चारों परीक्षण हम कर रहे हैं, चारों परीक्षण के जितने जितने मार्क्स उनके इंडिविजुअली मिले हैं एक एक में, किसी में 23 मिला है, किसी में 16 मिला है, उनको हम उनके सामने के परसेंटाइल उनके होंगे और हम उसका अलग अलग भी परसेंटाइल रेट निकालेंगे, निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर हम उनका स्टेनिन स्कोर भी निकाल सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल के लिए देखिए सबकी रेंज दी हुई है, उस रेंज के अंतर्गत जैसे हमारा 23 था तो 23 हमारा इसके अंतर्गत, तो यहाँ 4 स्टेनिन स्कोर हो गया हमारा रीजनिंग का। इसके अंतर्गत हमारा 16 दिया हुआ था तो 16 यहाँ आ रहा है, मतलब ये 2 स्टेनिन स्कोर है। और इसके साथ ही इनके ग्रेड भी दिए हुए हैं सामने में, लो है, हाई है, या एवरेज है, या अबव एवरेज है, या बिलो एवरेज है। ये स्केल पर डिपेंड करता है, हमारे मार्क्स पर डिपेंड करता है। इस तरीके से हम बच्चों का स्टैंडिंग स्कोर, जेड स्कोर, ये सब निकाल लेते हैं, और इससे हमको अंदाज हो जाता है कि बच्चों की क्षमता मतलब ओवरऑल चारों परीक्षण में कितनी थी और इंडिविजुअली उनकी कितनी थी। इंडिविजुअल का पता लग जाता है, अगर कम है तो हम उनको और प्रशिक्षण दे सकते हैं, सुधार सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ये जन्मजात भी हो सकती है और ये परीक्षण के द्वारा या अभ्यास के द्वारा इसको बढ़ाया भी जा सकता है अभी क्षमता को। तो हम उनके लिए उतना हम ये उस तरीके से एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की मदद कर सकता है, तो ये परीक्षण उनके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको, मेरे पास एक सैंपल है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। मैं ऐसा दावा तो नहीं करती कि यही सही है, लेकिन आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ, एक कॉपी में कैसे लिखा जा सकता है या प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है। देखिए इसमें यहाँ पे परिचय दिया, एक उसका इतिहास और विवरण के अंतर्गत, सैद्धांतिक के अंतर्गत ये देखिए हमने यहाँ पे इन्होंने कवर किया है। अब हम हमारे शिक्षकों पे या जो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल लेते हैं उन पर निर्भर करता है कि वो किन किन चीज़ों को, जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है उनको हम लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ थ्योरी हम नहीं लिखते हैं। तो देखिए इन्होंने घटक लिए हैं, विशेषता ली हुई है, फिर इनके अवधारणा ली हुई है, फिर इसके बाद में बीच बीच में जो ब्लैंक साइड होता है उसमें हम टेबल भी बनाए हैं। फिर इसके बाद में ये जो इनकी विशेषताएं, विशेषताओं के बाद में ये देखिए इनकी जो अपन जो वहाँ तालिका बनाए थे इंडिविजुअली, एक एक को किस में कितना, किस भाग में क्या, रीजनिंग में रॉ स्कोर इनका क्या रहा, फिर परसेंटाइल क्या रहा, वो जो चार्ट बना हुआ है वो इन्होंने इसको प्लेन साइड में बनाया है। फिर देखिए टाइप है, अब देखिए इसमें परीक्षण के प्रकार हुए, परीक्षण के प्रकार की यहाँ से हमारा प्रयोग प्रारंभ होता है। देखिए समस्या, परिकल्पना, यंत्र, ये यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए आवश्यक सामग्री, चर, फिर ये चरों के प्रकार। अब देखिए सावधानियां, निर्देश, नियंत्रण जो रखेंगे हम वो निर्देश दिए हैं। फिर इसके बाद में ये देखिए ये वेटेड स्कोर निकालने की पद्धति है, यहाँ पे लिखना चाहिए वेटेड स्कोर की गणना करके। और फिर ये देखिए प्रेक्षण विधि है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत हमको वो सभी चीजें लिखनी चाहिए कि प्रत्येक भाग में कितने कितने मिले। बैटरी के अंतर्गत लिखते हैं हम कि बैटरी के चारों परीक्षणों में कितने मिले, फिर हमने किस प्रकार का फॉर्मूला अपनाया और उसको में क्या निकल के आया परिणाम, और इनके इंडिविजुअल से हमको क्या मिलता है कि क्या चीज़ों की कमी है, क्या, वो पूरा डिटेल इसके अंतर्गत लिखना चाहिए। और इसमें हमको इनका इनका जो ग्रेड होता है वो ग्रेड भी साथ में मेंशन करना पड़ता है। इसके साथ ही अब हम लास्ट अंतिम जो होता है हमारा शैक्षिक महत्व होता है। शैक्षिक महत्व के अंतर्गत हम लिखना चाहिए हमें कि शैक्षिक महत्व क्या है अभिक्षमता का, कि हमको बच्चों को उनकी क्षमताओं को परखने के लिए भविष्य के में उनमें जो वो किस क्षेत्र को का चयन करना उनके लिए उचित होगा, या उनके लिए जो निर्देशन देना है हमको या परामर्श देना है, या उनको किसी
विषय को चयन करने में या क्षेत्र को चयन करने में अगर मदद हम कर सकते हैं, एक शिक्षक सबसे बड़ा मित्र होता है, तो वह उनके अगर उनकी अभिक्षमताओं को पहचानता है, अभिक्षमताओं को ज्ञात करता है, तो निश्चित ही वह उनके भविष्य के लिए उनको अच्छी सलाह और अच्छी उनका सहयोग प्रदान कर सकता है, और इससे बच्चों को अच्छा फायदा हो सकता है। तो ये जो प्रयोग था, ये प्रयोग को मैं एक बार और आपको ऊपर तक दिखा देती हूँ कि इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, मैनुअल को देखना आपको आना चाहिए। मैनुअल के साथ साथ आपको प्रश्न पत्र को भी अच्छे से बच्चों से करवा लेना चाहिए। फिर हल करना है, हल करने के बाद में उत्तर उसके मैनुअल में देख लेना। मैनुअल सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसकी जानकारी हर एक प्रशिक्षार्थी को होनी चाहिए। मैनुअल सबसे महत्वपूर्ण है। मैनुअल के द्वारा ही हम किसी भी प्रकार के जो भी जिस भी परीक्षण को कर रहे हैं, उसके मैनुअल को हम हमेशा, वो हमारे लिए हैंडबुक का काम करता है, मददगार साबित होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये अभिक्षमता परीक्षण में आपको जो परीक्षण मैंने करवाया है, तो इसके अंतर्गत मैंने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आगे आप कुछ भी अगर आपकी सलाह है, तो आप वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में भी देंगे। मैं अब उसमें और सुधार करके अपने कार्यों में और आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, नए नए विषयों को कवर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।